हम लोगों ने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया था, फिर हमने इंडक्टर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर मैंने तुमको बोला भी था, बताया था कि इंडक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बैटरी की तरह, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। फिर मैंने बताया था कि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो जाती थी, ठीक है, वो हाफ एल आई स्क्वायर होती थी। उसके बाद जो मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर होती है इन यूनिट वॉल्यूम, उसके लिए मैंने बताया था उसका फॉर्मूला था v स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ठीक है। ये सेम वही चीज थी जो कि हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, और 1/2 म्यू नॉट इंटू बी का स्क्वायर होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। और ये एनर्जी हमको कहाँ मिलती है, हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मिलती है, ठीक है। फिर मैंने बताया था तुम लोग एक एग्जांपल दिया था जिसमें कि थिन शीट थी मेटल की, जिसमें जिसमें करंट फ्लो करती थी, ठीक है। उस करंट की वजह से हमसे पूछा गया था कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो हमसे अगर पूछा गया था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमको पूछा गया था एनर्जी कितनी होगी क्यूब में, तो हमने उसको भी देख लिया था। हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया इनटू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कर दिया, ठीक है। और हमने उसको डिवाइड कर दिया था 2 म्यू नॉट के साथ, ठीक है। दैट वाज हाउ वी कैलकुलेटेड द मैग्नेटिक एनर्जी थ्रू द क्यूब, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कल ही वाले टॉपिक का एक क्वेश्चन और करते हैं और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। मान लो कि हमारे पास कोई ऐसे करके हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर है और यहाँ पे ये करंट कैरिंग वायर है। क्लियरली दिख रहा है कि करंट कैरिंग वायर कैसी जा रही है, प्लेन के अंदर जा रही है। हॉलो सिलेंडर, ठीक है, मतलब सिलेंडर है और सिलेंडर किससे बना हुआ है, ये सिलेंडर जो है ना वायर से बना हुआ, वायर अंदर की तरफ जा रही है। ये 3D फिगर है एक्चुअली, ठीक है, ये अंदर की तरफ जा रही है। उसके बाद हमें यहाँ बोला गया ना कि इसमें जो करंट जो है ना वो आई है, टोटल करंट। क्या पूछा गया है कि व्हाट इज, क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज मैग्नेटिक एनर्जी stored in region R2 to R, ठीक है। ये R कहाँ से स्टार्ट होगा, ये R से 2R, ठीक है। मतलब अगर मुझसे बोला जाएगा कि ये R से 2R मतलब क्या हो गया, ये ऐसा है, ठीक है, ऐसे यहाँ से जाएगा, ठीक है। और ये इसको मैं इतना बड़ा क्यों दिखाता हूँ, ये R रीजन से लेकर 2R रीजन के बीच में यहाँ पे कितना मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगा। ये पूरा पूरा एक्चुअली ये बन रहा है तुम्हारा सिलेंडर है ये, ठीक है। ये R और 2R किसका रेडियस है, ये सिलेंडर का रेडियस है, जो सिलेंडर इस सिलेंडर को एनक्लोज करता है, ठीक है। ये सिलेंडर याद रखना, ठीक है, जैसे ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो एक चीज मैं बताया था इसमें, ये जो सवाल है ना, ठीक है, दिस इज वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन जो तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा भी था, ठीक है, शायद ध्यान हो कि नहीं हो, लेकिन हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि मान लो कोई सॉलिड स्फीयर था या कोई हॉलो स्फीयर था, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास, और हमसे पूछा गया था कि बताओ इस हॉलो स्फीयर की वजह से कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगा इन रेडियस R से लेकर के 2R, जहाँ पे स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से बड़ा है, मतलब रेडियस से बड़ा है। यहाँ पे अगर ये स्मॉल r अगर कैपिटल R से छोटा होता ना
तो मैग्नेटिक एनर्जी तो यहाँ पे स्टोर होता ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये सिलेंडर है और करंट खाली सरफेस सरफेस पे ही है, हॉलो सिलेंडर के सरफेस पे है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, है ना। एम्पियर्स लॉ से प्रूव कर सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक एनर्जी भी नहीं होगा। फील्ड कौन क्रिएट करता है? एनर्जी क्रिएट करता है। एनर्जी कौन क्रिएट करता है? फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये निकालने के लिए मैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो इसको एक बार फिगर छोटा बना देता हूँ ज्यादा सही है। ठीक है, ये ऐसा, ये 2 आ रहा है, ये करंट कितना है इसमें, आई है, ठीक है। हमको ये आर से लेकर के 2 आर इतने वाले पार्ट में हमको जो है ना निकालना है। ये वाले जो दो ब्लू लाइन्स है ना यहाँ पे, इसमें हमको निकालना है कि मैग्नेटिक एनर्जी कितनी यहाँ पे स्टोर। तो एक बात तो समझ जाओ यहाँ पे क्लियरली कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन क्या दिया जाता है, आपको सबको पता ही है। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। ये दूरी यहाँ से कोई भी मान लो, अगर हमने एक्स मान लिया, जहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी, आर से लेके 2 आर। तो म्यू नॉट का ही फॉर्मूला होता है, सबको पता है, सिंपल एम्पियर लॉ से निकाल लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे लगातार जैसे जैसे एक्स वैरी करेगा वैसे वैसे क्या होगा, तो फील्ड होगा वो भी वैरी करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक कंसिडर करते हैं रेडियस एक्स का सिलेंडर, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, रेडियस एक्स का मैं सिलेंडर कंसिडर किया यहाँ पे, और उसके मैं थिकनेस कितनी ले ली, उसके मैं थिकनेस ले ली है dx। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अ सिलेंडर इज टेकन ऑफ रेडियस एक्स एंड थिकनेस dx, ठीक है। therefore इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 पाई एक्स। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन में क्या मेंशन किया जाएगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमको जो बोला जाएगा ना, ये जो सिलेंडर है ना, रीजन, ये एक इन्फिनिट लेंथ का सिलेंडर होगा। ये सिलेंडर कैसा है, ये सिलेंडर यहाँ पे इन्फिनिट लेंथ का। अगर इन्फिनिट लेंथ का सिलेंडर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमसे मैग्नेटिक एनर्जी इन्फिनिटी का तो पूछा नहीं जा सकता, वो तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है।
मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द रीजन r to 2r of length of, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हम लोग को, ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ इन्फिनिट सिलेंडर। तो सिलेंडर की लेंथ कितनी है, ठीक है, इन्फिनिटी। हमें किस पे निकालना है मैग्नेटिक एनर्जी, खाली 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर में उसका कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो वॉल्यूम को हम क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम हो जाएगा 2 पाई आर, टू पाई एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू डी एक्स इंटू 1। ये कैसे है जरा देख लो। याद रखना है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ठीक है। अब अगर हमसे यहाँ पूछा जाएगा कि वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि मान लो कोई सिलेंडर अगर ऐसा है, हमसे पूछा जाएगा कि इतने का वॉल्यूम क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एच। आर मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एच। एच कितना हो गया, पे 1 हो जाएगा, माइनस अंदर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब हमने इसको ओपन किया ना, ये पाई देगा हमको पाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स तो बहुत छोटा, उसको रेगुलेट कर देंगे, प्लस 2x dx आएगा, 2x dx 2 पाई एक्स डी एक्स, और यहाँ पे माइनस पाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से जो बचेगा वो कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल से। यहाँ पे तुम लोगों ने पहले स्फीयर का भी करके देखा था ना, क्या कहते हैं, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक भी ऐसे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेंडर का है, तो लोग सिलेंडर के लिए करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देयरफॉर मैग्नेटिक एनर्जी, देयरफॉर मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगातार वैरी कर रहा है, तो अगर हमने छोटा सा dx लेंथ लिया, तो ऑब्वियस ही बात है वहां पर dx के चेंज से मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा, दैट विल रिमेन सेम ओनली। वो कितना हो जाएगा, 1/2 म्यू नॉट इंटू बी का स्क्वायर, म्यू नॉट का स्क्वायर, आई का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ये ये क्या था हमारा, ये हमारा इतना मैंने क्या लिखा था, 1/2 म्यू नॉट बी का स्क्वायर क्या था, दैट वाज द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इंटू 2 पाई एक्स डी, ठीक है। अब यहाँ पे ये कट जाएगा, ठीक है, ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगी वैल्यू, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 4 पाई, ये पाई पाई भी कट जाएगा, बाय 4 पाई एक्स dx में, दिस इज द मैग्नेटिक एनर्जी इन दिस पार्ट। अब हमको यहाँ पे क्लियरली करना क्या पड़ेगा, हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कि हमने छोटे से पार्ट पे निकाल लिया, ऐसे करके अगर हम लोग हर एक पार्ट पे निकालते चले जाएंगे छोटे छोटे स्टेप पे मैग्नेटिक एनर्जी को, तो उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, उसको सबको एड अप कर देंगे, और इस एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। टोटल निकालने बोला जाएगा अगर अपने को, टोटल एनर्जी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 4 पाई एक्स dx, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 4 पाई, कहाँ से लेके जाना है, आर से लेके 2 आर, 4 पाई log to the base dx
म्यू नॉट आई स्क्वायर, एक मिनट में दिखा रहा हूँ, आई स्क्वायर बाय 4 पाई log to the base e, ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। इसको फटाफट सब पे नोट कर दो। ये बिल्कुल से हूबहू सेम चीज तुम लोगों ने की थी इसमें भी, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन अ सॉलिड स्फीयर, इन ए हॉलो स्फीयर, ठीक है। और उस पर भी हम लोगों ने किया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो अंदर में स्टोर होती है सॉलिड स्फीयर के, और जो टोटल बाहर में स्टोर होती है सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक की, उसका रेशियो हमने निकाला था, ठीक है। हॉलो स्फीयर का हमने किया था। कहीं पर भी अगर तुम्हारे सामने अगर इस तरह का सवाल अगर आता है तुमको करने के लिए आना चाहिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे एडवांस में ही आने चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, तुमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके बेसिस पे हो सकता है सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमारे मेंस में भी आ सकता है या नीट पे भी आ सकता है, ठीक है। ये लंबा इंटीग्रेशन वाला जो है ना हमारे एंट्रेंस में आने की चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया टॉपिक का नाम है एलआर सर्किट, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने आरसी सर्किट बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक है, ठीक उससे ही मिलता जुलता एलआर सर्किट भी है। मैं थोड़ा सा उसका भी करवा देता हूँ ताकि ये भी नक्की हो जाएगा। नया टॉपिक है आज का एल आर सर्किट। इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है, एक सेल है, ठीक है। यहाँ पे करंट फ्लो, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे ये स्विच है इसका, स्विच को जैसे हमने टैप किया तुरंत करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी सर, ठीक है। शुरू में करंट कितनी थी, 0 थी। अब जैसे करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी 0 से लेकर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे क्या होगा, ये इंडक्टर जो है ना, ठीक है, अपोज करेगा, ठीक है। अब करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है, करंट बढ़ेगा तो अपोज करने के लिए ये करंट ऐसे फ्लो करवाएगा ना। ये हमारे सेल का ईएमएफ ई है और ये हमारे सेल का एल डी आई बाई डी टी है, ठीक है। मैंने माइनस प्लस तो कुछ लिखा नहीं है, मेरा माइनस पोलैरिटी में ही एडजस्ट हो जाए, हो गया, ठीक है। तो अब मेरे को अगर इसका इक्वेशन लिखने के लिए बोला जाए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी है ये आर है, ठीक है, ये एल डी आई बाई डी टी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी, हम हाई से देखो यहाँ से जा रहे तो एनर्जी गेन करेगा, प्लस से माइनस पे जाएंगे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। फिर यहाँ से हम एट एनी मोमेंट करंट आई है, ठीक है। तो जब करंट आई ये जो करंट आई है ना, ठीक है, ये अभी स्टेडी स्टेट पे नहीं पहुंचा, ठीक है। मतलब वेरिएबल करंट, जैसे कैसे कैपेसिटर में था एक वेरिएबल करंट, ठीक है। करंट बढ़ रहा है अभी, ठीक है, ये अपोज कर रहा है, ठीक है। अभी स्टेडी स्टेट पे करंट नहीं पहुंचा, शुरू में करंट बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे क्या होता है, माइनस एडिएबिलिटी माइनस आई आर, तो वी क्या हो जाएगा हमारा, अ, हमको यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना होगा, हमको यहाँ पे निकालना करंट एट एनी इंस्टेंट, जैसे कैसे कैपेसिटर में हमको चार्ज निकालना था, Q इक्वल टू क्यू डॉट 1 माइनस ई रेज टू टी अपॉन आर सी। यहाँ पे हमें करंट निकालना है एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। शुरू में करंट 0 था, ठीक है, और धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि ये इंडक्टर क्या करता है, करंट को अपोज करता है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, वी माइनस आई आर एल डी आई बाई डी टी। अभी इंटीग्रेशन का तरीका क्या होता है भाई, जहाँ डी आई हो उसके साथ में आई रखो, तो डी टी बाई एल डी आई बाय इनिशियल करंट कितना ले लेते हैं, 0। यहाँ पे इनिशियल टाइम कितना होगा, 0। फाइनल करंट ले लेने आई, फाइनल करंट ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं, डी टी बाई, इसको ले सकता हूँ मैं टी बाय,
ठीक है। और इसको भी क्या लिख सकते हो, लॉग टू द बेस ई वी माइनस आई आर, ठीक है, आई से जीरो टी बाय एल लॉग टू द बेस ई वी माइनस आई आर, ठीक है। फिर यहाँ पे आई के लिए जीरो आएगा, यहाँ पे वी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे ये जो माइनस आर, ये क्या होगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/r, ठीक है। क्योंकि पता है हमको कि जब भी ऐसे इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, ठीक है, तो log टू द बेस ए बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log टू द बेस ए ई बी एक्स और 1/b नीचे आता है, ठीक है। ये नीट वाले बच्चे फॉर्मूले को याद कर जाना, और मैथ्स वाले को तो ये पता नहीं, इसकी बहुत ज्यादा तुम लोग प्रैक्टिस अपने अभी कर चुके होगे, ठीक है, सब पता ही होगा। आर टी बाई एल, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसको मैं क्या ले सकता हूँ, क्या आ जाएगा, माइनस आर टी बाई एल लॉग टू द बेस ई, ये क्या हो जाएगा मेरा, v माइनस आई आर ई रेज बाय वी माइनस आई आर, तो वी हो जाएगा मेरा वी वन माइनस आर टी बाई एल इक्वल्स टू वी कॉमन ले लिया इधर जाकर लेकर के आई आर, आई क्या हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा वी बाई आर, ठीक है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। और याद रखना, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस दैट इज द मैक्सिमम करंट, ठीक है। कि वोल्टेज यहाँ पे क्या लिख दिया, मैं इसको ऐसा लिख दिया वी बाई आर 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर टी बाय एल। देखो करंट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन, जब ये वाला पार्ट जीरो हो जाए ना, क्योंकि ये माइनस कर है ना, अगर ये पार्ट को आपने जीरो कर दिया, ये पार्ट देखो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, बिकॉज पावर किसी का नेगेटिव नहीं होता। तो ये पार्ट अगर जीरो हो जाएगा, और जीरो कब होगा, जब टाइम हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर टाइम को मैंने इन्फिनिटी ले लिया तो ऑब्वियसली बात है, बहुत समय के बाद ये करंट कैसा हो, ये पार्ट जीरो हो जाए, मैक्सिमम व्हेन टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। और उस समय आई क्या हो जाएगा, आई नॉट, मतलब मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कि दैट आई क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन, ठीक है, आई इक्वल्स टू आई नॉट, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर दो, बिल्कुल कैपेसिटर का रिपीटेड पार्ट है। करंट सबसे ज्यादा कब होता है, बहुत समय के बाद हो जाता है करंट मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि बहुत समय के बाद करंट मैक्सिमम क्यों हो जाता है, बिकॉज होता क्या है, देखो एक बार करंट जब बहुत बढ़ जाता है ना, तो इंडक्टर फिर करंट में चेंज नहीं हो पाता, ठीक है। करंट का चेंज, मान लो करंट मैक्सिमम पहुंच सकता था 10 एम्पियर, और करंट पहुंच जाता है 9.99999 एम्पियर।
अब इतना करंट पहुंच गया कि उसपे कुछ ज्यादा चेंज होने का सवाल ही होता ही नहीं, एकदम नेग्लिजिबल चेंज होगा। अगर चेंज ही नहीं होगा तो इंडक्टर अपोज कहां से करेगा? इंडक्टर अगर अपोज ही नहीं करेगा तो करंट, तो इंडक्टर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लास्ट पे जब एकदम करंट जो होता है अपने पीक वैल्यू पे पहुंच जाता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये एक्सप्रेशन सबको याद होना चाहिए। ठीक है, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर टी अपॉन एल। ठीक है, यहाँ पे आर बाय एल को हम क्या बोलते हैं? इज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, आर बाय एल क्या कहलाता है? टाइम कांस्टेंट कहलाता है। और वो जगह डिफाइन वन टाइम कांस्टेंट। तो वन टाइम कांस्टेंट जब हम टी क्या होता है एल बाय आर लेते हैं, अगर टी को ले लेंगे अगर हम लोग एल बाय आर, तो आई क्या हो जाएगा हमारा? आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस 1। ठीक है, तो आई हो जाएगा 0.63 आई नॉट। ठीक है, मतलब वो समय, ठीक है, जो कि एल बाय आर के इक्वल होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, जहाँ पे आर रेजिस्टेंस हो गया और एल। अगर पूछा जाएगा डिफाइन करो टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम हो गया जब सर्किट पे जिसपे इंडक्टर और रेजिस्टर होगा, करंट जो होती है 63% पहुंच जाती है अपने मैक्सिमम करंट। ठीक है, और ग्राफ इसका जो था वो ऐसा ही था। करंट टाइम आई नॉट हो जाएगा। ठीक है, और ये टाइम टाउ ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 0.63 आई नॉट। तो लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बेसिस पे जो सवाल आते हैं ना, ठीक है, ये तुम लोगों ने किए हुए हैं। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से कर लेते हैं कैसे एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं इसके बेसिस में, देखो। और ऐसे क्वेश्चन देखना आईआईटी एडवांस में आ भी चुके हुए हैं इस टॉपिक में से। क्वेश्चन क्या होगा, देखो, एक सर्किट है, जब तुम ये पढ़ रहे हो ना, तुम्हारा साथ साथ कैपेसिटर का रिवीजन भी हो रहा है। ये आर है, ये आर है, यहाँ पे एक इंडक्टर है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये आर आर, ये इंडक्टेंस इसका एल है। ठीक है, तो पूछा गया है कि फाइंड, पहला सवाल है मैक्सिमम करंट इन सर्किट। ठीक है, पहला सवाल, इसका बैटरी का वोल्टेज भी ले लो। फाइंड द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। ट्राई करो एक बार, खुद से आ जाएगा तुम लोग को भी। खाली क्या करो, जब मैक्सिमम करंट होगा ना, ठीक है, सबको ट्राई करना, ये जो इंडक्टर है ना, इसको यहाँ से हटा के ना एक प्लेन वायर ज्वाइन कर दो। बिकॉज मैक्सिमम करंट में इंडक्टर जो होता है ना, इट बिहेव्स लाइक अ कनेक्टिंग वायर। जब कैपेसिटर था ना, ठीक है, तो उस पर बहुत समय के बाद जो कैपेसिटर जो हटता था ना, वहां पे आ जाता था हाई रेजिस्टेंस आ जाता था। ठीक है, और गैप हो जाता था। यहाँ पे प्लेन वायर आता है। ठीक है, दोनों में फर्क है, याद रखना। काफी मतलब मैथ्स दोनों के लिए सेम लग रहा है, लेकिन कंसेप्ट दोनों के लिए अलग अलग। फाइंड द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। तुम लोग कर लो एक बार आप। ठीक है, हाँ सही है। देखो, बाकी लोग भी ऊपर ट्राई कर लो। मैक्सिमम करंट निकाला सर्किट पे, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे हमने इसको प्लेन वायर से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये आर है। ये आर प्लस आर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आर बाय टू हो जाएगा, पैरेलल में ना। आर बाय टू प्लस आर कितना हो जाएगा? 3 आर बाय टू।
करंट क्या हो जाएगा, V बाय 3R, ये हमारा करंट हो गया सर्किट, सीधी सी बात है, मैक्सिमम करंट सर्किट। ये ऐसा हमारे बोर्ड पे भी आ सकता है, तो बड़ी सीधी नहीं है। दूसरा सवाल इसमें है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन सर्किट। जब हमसे करंट इन सर्किट की बात की जाएगी ना, तो हम यहाँ पे मतलब हमको लिखना है I इक्वल टू I नॉट करके, हमको वो लिखना है, ठीक है। अब याद रखते हैं, मैंने तुम लोग को बताया भी था कि इसको जो सॉल्व करते ना हम लोग, इसको कैपेसिटर में भी था, इंडक्टर में भी था, तो इसको एक लॉन्ग मेथड से करते थे, जो जिसपे की काफी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता था, और इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, ठीक है, तो ट्रिक हमको याद रखनी है। अब हम अगर उस ट्रिक से करते तो हमारे लिए बहुत काम आसान हो जाता है। जब करंट की बात आती है ना ऐसे सर्किट में, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन सर्किट नहीं लिखा है यहाँ पे, करंट इन इंडक्टर। जब करंट की बात आती है तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, I इक्वल टू I नॉट, ये करंट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि करंट सर्किट पे कितनी गई है, इतनी गई है। तो जब मैक्सिमम करंट जो इंडक्टर में जाएगी वो कितनी होगी, आई नॉट। देखो ये सर्किट पे करंट है, मतलब ये यहाँ से इतनी करंट फ्लो करती है, तो मैक्सिमम करंट यहाँ पे, यहाँ से जाके करंट डिवाइड कर जाएगी दो पार्ट में, क्योंकि अगर मैक्सिमम करंट की बात की जाए तो ये तो रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा, यहाँ से आधी करंट, यहाँ से आधी करंट जा करके ऐसे मिल करके फिर यहाँ पहुंच जाएगी। तो आई नॉट कितना यहाँ पे हमारा हो जाएगा, V/3R हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हमको एक्सप्रेशन निकालना है, ये आई हो गया, ये आई नॉट हमको पता है, टी 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 को तो टी रहने देंगे, टाउ, और इस टाउ, ये टाउ टाउ इज टाइम कांस्टेंट। अब देखो यार, अगर हमारा सिर्फ रेजिस्टर और इंडक्टर था तो हमारा टाइम कांस्टेंट हमको पता था L/R आ रहा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ तो ऐसे ही तो कॉम्प्लेक्स फिगर हो गया, तो इसके लिए मैंने तुम लोग को एक ट्रिक सिखाया था, याद करो कि जब भी ऐसा सेटअप हो तो क्या करो, जहां पर बैटरी हो ना उसको शॉर्ट शॉर्ट सर्किट कर दो, ठीक है, क्योंकि इस मेथड का मैं तुम्हें को लॉजिक नहीं दे सकता, ठीक है। ये एक ट्रिक होता है जिससे कि हमारा सवाल आसानी से बन जाता है। जो भी बैटरी हो उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, और जहां पर इंडक्टर है ना उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल लो इन ऑर्डर टू गेट टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों किसके हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, बिकॉज देखो यहाँ पोटेंशियल सेम होगा ना, ये R/2, और ये R/2 और ये R दोनों किसके हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 3R/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। क्या ट्रिक है, whenever there is a complex LR circuit and you have to find time constant, क्या करोगे सबसे पहले, जहां पर बैटरी है वहां से बैटरी को हटा दो, वहां पे प्लेन वायर लगा दो, ये सिर्फ एक मेमोरी एडेड ट्रिक टाइप का है। एंड फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द इंडक्टर वाला पॉइंट, ठीक है। ये R और ये R, तो ये वाला हो जाएगा 3R/2 हो जाएगा। देयरफॉर टाउ हो जाएगा L/R, R कितना हमारा 3R/2 है, ऊपर भेज। देयरफॉर करंट हो जाएगा I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e⁻t बाय टाउ। टाउ कितना हमारा 2L/3 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे I नॉट हमारा कितना है, I नॉट हमारा V/3 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। फिर सीधा करंट इन द सर्किट, ठीक है। हूबहू सेम कहानी हमने सीखी थी इसके लिए भी, इंडक्टर के लिए, क्या कहते हैं, कैपेसिटर के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो और सवाल कैसे आ सकते हैं तुम्हारे सामने, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने ना। अब
अभी क्लास खत्म हो गई फिर से ज्वाइन कर लेना। अभी देखो सर आई नॉट की वैल्यू कैसे निकाली? आई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम करंट कब निकलेगा, जब मैंने क्या बोला कि करंट मैक्सिमम तब होगा जब इंडक्टर अपना काम करना बंद कर देगा। तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे इंडक्टर के बदले प्लेन वायर लगा देते थे, ठीक है, और यहाँ पे लगा देते थे हम लोग सेल्फ, बस उसके बाद निकाल लेंगे हम लोग वैल्यू, ठीक है ना। ये पता तुम लोग को मैंने शायद से करवाया भी था, इंडक्टर चैप्टर में भी करवाया था, समझ में आ गया ना। यस सर। अब देखो आगे, अभी और एग्जाम में कैसे सवाल आ सकते हैं इसमें, तुम्हारे को सामने जो है ना सवाल ऐसे भी आते हो, तुमको इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए। कैसे याद करो, कैपेसिटर वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कहीं कहीं पे कि कैपेसिटर के पास पहले से चार्ज था क्यू, और बोला गया कि बताओ अब इसका चार्ज इतने समय के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंडक्टर में भी ऐसा सवाल आ सकता है कि इंडक्टर में पहले से करंट जो है आई है, मतलब यहाँ पे अभी हमने स्विच को क्लोज नहीं किया, उसके पहले यहाँ पे करंट कितनी आई है, तो बताओ टाइम टी के बाद करंट कितना होगा। तो उस तरह के अगर सवाल आते हैं ना तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल से यहाँ पे जब टी इक्वल टू जीरो लेंगे ना तो यहाँ पे हम करंट को ले लेंगे, पहले से ले लेंगे हम लोग, बोल दिया जाएगा कि इनिशियली करंट मान लो आई डैश है, तो अगर आई डैश करंट होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, आई डैश पुट कर देते हैं, और करंट एट एनी मोमेंट हम क्या ले लेते हैं, आई ले लेते हैं, और हम इसको सॉल्व करके वहां पे आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक हमारा हो गया। कभी कभी ऐसे भी सवाल हो सकते हैं जहां पर तुम्हें बोल दिया जाए कि मान लो कि कभी मान लो कोई कोई कंडक्टर है, ठीक है, और अचानक से उसका जो इंडक्टेंस है ना वो चेंज कर दिया, ठीक है। देखो इंडक्टर हमने पढ़ के रखा है कि इंडक्टेंस जो होता है कांस्टेंट रहता है। मान लो कोई कंडक्टर है जिसका अचानक से कोई सोलेनॉइड है, जिसका हमने क्या किया, सोलेनॉइड को हमने क्या किया, अंदर से खोल के उसको हमने चौड़ा कर दिया, उसका एरिया को बढ़ा दिया हमने, ठीक है, स्ट्रेच कर दिया। अगर ऐसे सवाल अगर आते हैं तो वहां पे इंडक्टेंस चेंज कर जाएगा, लेकिन अगर इंडक्टेंस चेंज कर रहा है तो नोट कर लेना कॉपी में, उस सिचुएशन में करंट भी चेंज कर जाएगा, लेकिन जो फ्लक्स होगा ना दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स जो होता है ना वो तुरंत चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पे इंडक्टेंस चेंज कर रहा है वहां पे फ्लक्स कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उस सिचुएशन में तुम लिख सकते हो L1 I1 L2 I, ठीक है, ओके। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम आते हैं नए टॉपिक के ऊपर, दैट मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो ना।